लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, बिहार स्टेट का एग्जाम नजदीक आ गए हैं, उसी को देखते हुए बिहार स्टेट का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो बीते वर्ष पूछे गए थे। तो चलिए, आप लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेशन को आगे बढ़ाऊं। तो चलिए, इसी कड़ी में जो है सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल किया गया है, बताइए। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 21A, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन डी 24, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, कौन से आर्टिकल में शिक्षा मौलिक अधिकार शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 21A में। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। तो आर्टिकल ए में जो है 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार लिया गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं थ्योरी के साथ। तो 2002 में भारत के संविधान के 6वें संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो संशोधन जब किए 21A में सम्मिलित किया गया शिक्षा के अधिकार को, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। 2002 के तहत जो है 6वें संशोधन के थ्रू भाग 3 में दिया गया है शिक्षा अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद किस ए में जोड़ा गया है। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसी के साथ और कुछ पॉइंट यहाँ से बन सकता है। सारे पॉइंट यहाँ पे उपस्थित किया हूं, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 1418 तक दिया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 1922 तक दिया गया है, और आर्टिकल 2324 में जो है शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 2324 से लिया गया है। ठीक है ना। और आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया है, और 29-30 आर्टिकल जो है जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल किया गया है, और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार लागू किया गया है। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है बिहार स्टेट का, तो आप लोग इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए, लास्ट के समय में जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, भारत चुक्की जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में जो है भारत चुक्की जलप्रपात स्थित है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बिहार स्टेट टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को जो है बीच सारे प्रश्न जो है बीते वर्ष पूछे गए बिहार स्टेट का, उसका एक संपूर्ण निचोड़ लाया हूं। तो आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को समय बहुत नजदीक आ गया है। इसी को देखते हुए हम श्रृंखला चलाए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पटना मरीन ड्राइवर बिहार का टेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो ... के साथ चलता है। बताइए, किसके साथ पटना मरीन ड्राइवर बिहार का थम्स पथ संस्करण एक एक्सप्रेसवे के तहत चलता है? तो ऑप्शन ए
गंगा नदी, ऑप्शन 2 यमुना नदी, ऑप्शन 3 बागमती नदी, ऑप्शन 4 कोसी नदी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी के साथ साथ चलता है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, या ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी लंदन यूनाइटेड किंगडम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि नैरोबी केन्या में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? बताइए। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकोंडा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो गोवा का अल्बुकर्क जो है किस राज्य के शासक को छीन लिया था? बीजापुर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बीजापुर। ये भी प्रश्न बिहार स्टेट टीजीटी में पूछा गया सोशल साइंस पेपर में, ठीक ना, 2023 में पूछा गया है। सारे पॉइंट जो भी क्वेश्चन आप लोग को बीच करा रहे हैं बिहार स्टेट में पूछा गया है हाल ही में, तो इस पॉइंट को आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो है इन चीजों को ध्यान में रखिए और जो है इसको रिवीजन करते रहिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जो है गोवा के ड्यूक एक पुर्तगाली जनरल एडमिरल और राजनेता थे, ठीक। कहाँ के थे? तो पुर्तगाली थे जो उन्होंने 1905 से 1915 तक पुर्तगाली भारत के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, ठीक ना। इसके दौरान उन्होंने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभाव का विस्तार किया, जो उग्र और कुशल सैन्य कमांडर के रूप में प्रतिष्ठा बनाई, जो कि 1510 ईस्वी में बाजीपुर के शासक से गोवा का अधिकृत कर लिया, इसमें मिला लिया। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसी प्रकार आप लोग सेशन को एंजॉय करते चलिए और कमेंट में आंसर देते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? बताइए। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम भाग भूमि को लेता है और प्रशांत महासागर जो है सबसे अधिक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम और प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा भूमि को लेता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली गवर्नर में से किसने भारत के बीजापुर के शासक से गोवा को अधिकृत कर लिया था? अब ये बताइए आप लोग। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या ऑप्शन बी जॉन लिंडेनहॉल, ऑप्शन सी गोराल्ड एगियर, और ऑप्शन डी अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये बताए हैं अल्बुकर्क जो थे पुर्तगाली गवर्नर थे, जो कि बीजापुर को शासक गोवा में अधिकृत कर लिया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग।
चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। तरुण भारत संघ ने राजेंद्र सिंह को मैग्सेस से सम्मानित किया गया था, उस काम का नाम बताइए। किसके लिए जो है राजेंद्र सिंह को तरुण भारत संघ से सम्मानित किया गया था, बताइए। तो इसका ऑप्शन ए है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी है वनों का संरक्षण, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा जल संरक्षण के लिए। तो जल संरक्षण के लिए जो है राजेंद्र सिंह को तरुण भारत संघ को मैग्सेस से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। पानी संरक्षण के लिए कार्य करते थे राजेंद्र सिंह। आम जीवन में अभी तो सबसे ज्यादा पानी का होना जरूरी है, इसीलिए सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखते चलिए और कमेंट में आंसर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है पानी पंचायत किस राज्य में शुरू किया गया था, बताइए। इसका पंचायत जो हो रहा था इस पानी संबंधित किस राज्य में शुरुआत किया गया था, बताइए। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पानी से संबंधित पंचायत बैठाया जाता था और पानी के संरक्षण के लिए जो है विचार विमर्श किया जाता था, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो परावैंगनिक प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है, बताइए। सौरमंडल, मेसोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ओजोन परत से बनी परावैंगनिक किरण को अवशोषित करता है और इसे जो है संताप मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं वो हमारे वायुमंडल में 5 परत में विभाजित किया गया है, 5 भागों में, जो कि पहला है सौरमंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्यमंडल और चौथा है बाह्य वायुमंडल इसे कहा जाता है, और चौथा जो पचमा जो है ब्रह्मंडल। तो अगर क्रम में अगर सजाने के लिए अगर क्वेश्चन में कहे तो पहला नंबर पे सौरमंडल आता है, दूसरा पे संताप, तीसरा पे मध्यमंडल, वायुमंडल चौथा पे, और ब्रह्मंडल जो है पचमा है। इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है और सौरमंडल को, और संताप मंडल को जो है स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, और मध्यमंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है, और जो है बाह्य मंडल या वायुमंडल को थर्मोस्फीयर कहा जाता है, और बाह्य मंडल को जो है एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। संताप मंडल में वायुयान चलाया जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, और उल्का पिंड जो है आपको मध्य मंडल में आकर समाप्त हो जाता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन की परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी डॉब्सन। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी डॉब्सन। डॉब्सन से जो हम ओजोन की परत की मोटाई नापते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। एक यूनिट का मतलब हुआ 100 डॉब्सन, ठीक। 100 डॉब्सन यूनिट हुआ। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जिस प्रकार यूनिट में हम नापते हैं उसी प्रकार डॉब्सन में भी नापते हैं। तो 1 यूनिट बराबर होता है 100 डॉब्सन। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत पर सही क्रम है, बताइए। क्रम में आप लोग
पृथ्वी से लेकर वायुमंडल तक आप लोग बताइए। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल या वायुमंडल? ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल और ताप मंडल या बड़ह मंडल। ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, संताप मंडल, बड़ह मंडल या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई। आप लोग को बताए थे क्षोभ मंडल जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक। क्षोभ मंडल जो है 1 नंबर पे आता है, संताप मंडल 2 नंबर पे आता है और मध्य मंडल जो है 3 नंबर पे आता है, ठीक ना। ताप मंडल 4 नंबर पे आता है और लय मंडल 5 नंबर पे आता है। क्रम तो ऑप्शन ए में सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद मध्य मंडल नहीं होता। मध्य मंडल जो है इसमें 3 नंबर पे दे दिया गया है। पहला तो ठीक है, इसमें भी वही है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या बड़ह मंडल, इस प्रकार जो है पृथ्वी से वायुमंडल तक की क्रम है। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में कई परस्पर जुड़ी हुई है श्रृंखलाएं को मिलाकर डॉट डॉट से बनती है। बताइए क्या चीज से बनती है? खाद्य श्रृंखला से, खाद्य जाल से, कार्बन चक्र से, नाइट्रोजन से। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, फूड वेब, खाद्य जाल। इसे पारिस्थितिक तंत्र परस्पर जुड़ी हुई है एक दूसरे से। चलिए जानते हैं कुछ। पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न भरण संबंधों में प्रतिनिधित्व करती है, ऊर्जा को, पोषक तत्व को हस्तांतरण करती है, एक दूसरे को जो है हस्तांतरण करते हैं ऊर्जा। जैसे कि उत्पादक जो है प्रथम पोषी है, या उत्पादक, जैसे पादपों और शैवालों को उत्पादक कहा जाता है। प्रथम उपभोक्ता जो है शाकाहारी और उत्पादकों को खाते हैं, उसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता जो है मांसाहारी और शाकाहारी को खाते हैं आदि, इस प्रकार सम्मिलित है, ठीक ना। इसका क्रम है पहले उत्पादक, दूसरा स्थान पे जो प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा स्थान पे द्वितीय उपभोक्ता और चौथा स्थान पे जो है तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला को परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? एक साथ एक दूसरे को जो है हस्तांतरण करता है, समूह में जो होता है उसको क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र या श्रृंखला अभिक्रिया या खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य जाल। चलिए जानते हैं किस प्रकार समूह में एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इस प्रकार पादप जो है प्रथम पोषी खाते हैं, और इस प्रकार प्रथम पोषी के द्वितीय पोषी और द्वितीय पोषी को तृतीय पोषी, इस प्रकार हस्तांतरण होता है। फिर इसी प्रकार हस्तांतरण होते हुए यहाँ पर आते हैं, जिस प्रकार, ठीक ना। चलिए जैसे कि इसका 10% ऊर्जा ये लेता है, कि मात्र 10%, फिर इसका 10% ये लेता है 10%, मतलब एक दूसरे स्टेप पर जो है 10% का ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर माइलेज के लिए है जैसे कंपास है, तो ओडोमीटर से माइलेज जिस प्रकार मापते हैं, इस प्रकार हम कैंपस से क्या मापते हैं? बताइए, गति या पद यात्रा या सुई या दिशा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, दिशा को जो हम कंपास से मापते हैं। तो चलिए जानते हैं, ओडोमीटर को हम माइलेज से मापते हैं। ओडोमीटर का उपकरण जिसका उपयोग माइलेज के मापने में किया जाता है, इस प्रकार है, ठीक ना। इस प्रकार आपका जो है माइलेज मापा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरू मध्य, या ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य, या सी कुक स्ट्रेट, या डी उत्तराउ जल डमरू मध्य। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य। राम सेतु जलमंडल
कौन से जल मडरू मध्य में है? तो पाक जल मडरू मध्य को अलग करता है, इसमें स्थित है। चलिए जानते हैं कुछ इसकी विशेषता भी। रामसर पुल या राम सेतु पुल जो है पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। राम सेतु या एडस त्रिज एक पुल जैसी संरचना है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित पंबन द्वीप और श्रीलंका में स्थित मन्नार द्वीप को जोड़ता है। तो अगर पूछ ले यदि क्वेश्चन पाक जल डमरू मध्य जो है किन दो द्वीपों को जोड़ता है, तो पंबन द्वीप को श्रीलंका में स्थित मन्नार द्वीप से जोड़ता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इस राम सेतु को जो है एडम्स ब्रिज या नल सेतु भी कहा जाता है। अगर दूसरा नाम पूछे तो एडम्स ब्रिज या नल सेतु के नाम से आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे, जानते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सुरमा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक सदी या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। यमुना नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से हम जाने जाते हैं, जानते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिगर से हम समझते हैं। इस प्रकार जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी आते हैं और बांग्लादेश में जो है यमुना के नाम से जानते हैं, ठीक ना, बांग्लादेश में। और गंगा नदी को अगर कुछ क्वेश्चन में अगर है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसी प्रकार कुछ इसका विशेषता भी जान लेते हैं। चलिए ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की प्रमुख नदियां में से एक है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास शेमायुडुंग हिम नदी से निकलता है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील से जो कि तिब्बत में स्थित, ठीक ना। तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है शेमायुडुंग नदी हिम नदी से निकलता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। यदि पूछे ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है, तो लाल नदी, ठीक ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा पॉइंट है बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र में यमुना के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी धारा की तिब्बत के नाम है। ऊपरी जो धारा है ब्रह्मपुत्र नदी को उसे यारलुंग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किन भागों में चौकीदारी विरोध अभियान लोकप्रिय था? बताइए। बंगाल और बिहार या बिहार बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु, या डी संयुक्त प्रांत। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार स्टेट टीजीटी में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार बंगाल में जो है चौकीदारी विरोध अभियान लोकप्रिय था। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे विरोध किया गया था उस समय, इसीलिए यहाँ जो है इस चीज को लोकप्रिय माना गया था। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चौकीदारी विरोधी अभियान जो है 1930 जब दांडी यात्रा के दौरान जो है इस चौकीदारी कर को विरोध किया गया था, जो बिहार और बंगाल में सक्रिय था। बहुत जोरों शोरों से जो है बिहार और बंगाल में इसका विरोध किया और इसके अंतर्गत लोग चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। बताइए चौकीदारी कर का इतना प्रभाव पड़ा अभियान को, जो बाद में इसे बंद करना पड़ा। चौकीदारी कर को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया, इसको जो त्यागपत्र देना पड़ा बाद में। चलिए डेट भी याद रखिएगा 1930, और किस समय की बात है, दांडी यात्रा 1930 में जब चल रहा था
नमक सत्याग्रह, नमक कानून का विरोध, उसी समय जो है चौकीदारी कर का भी विरोध चल रहा है। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची या 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? बताइए, संविधान के 10वीं अनुसूची में क्या चीज सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन ए आधिकारिक भाषाएं, ऑप्शन बी भूमि सुधार, ऑप्शन सी दल बदल विरोधी कानून या ऑप्शन डी पंचायती राज। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी दल बदल विरोध कानून जो है 10वीं अनुसूची में लागू किया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए सारे पॉइंट को आप लोग जो है दिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए एक एक को करके आप लोग को जो है बताते हैं। प्रथम वैसे मूल रूप से 12 अनुसूची है, जिसमें प्रथम अनुसूची में जो है बात किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का जो है उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार तीसरी अनुसूची में जो है शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार जो है सारे के सारे पॉइंट दिया गया है। इस चीज से एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, राज्यसभा में बिहार राज्यसभा में कितने सीटें है बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा 16। बिहार विधानसभा में जो है बिहार राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। सबसे ज्यादा अगर पूछे कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? यूपी में। कितने हैं? 31 सीटें हैं। ठीक, यूपी राज्यसभा में कितने सीटें हैं? 31, जो कि सबसे अधिक है। और 16 है बिहार में। चलिए, और 5वें अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र प्रशासन और जो है निर्णय नियंत्रण किया। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य को जो है सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों चीजों को सम्मिलित किया गया है। और 8वीं अनुसूची जो है जिसमें भारतीय भाषाएं का उल्लेख किया गया है, कुल भाषाएं जो है 22, ठीक ना, 22 भाषाओं को जो है उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची जो है जो भूमि सुधार एवं जमींदार प्रथा का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है इसमें। और 10वीं अनुसूची जो अभी आप लोग का क्वेश्चन बना था, दल बदल कानून, जो 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। और 11वें अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करते चलिएगा। आप जो सब लाइक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? बताइए, पोतरी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल या बोम्बा चावल? इसका राइट आंसर जो होगा बोरा चावल। बोरा चावल असम में खाए जाते हैं, जो कि चावल का एक किस्म है। ठीक, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल है, प्रति ऑक्सीकारक से भरपूर होते हैं। इस प्रकार चावल खाने से काफी स्वस्थ होते हैं। यहाँ प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है और हृदय और गुर्दों की बीमारियों से रोकने का मदद करता है, ठीक ना। और जो है यह एक चिपचिपे प्रकार का चावल है, जो कि बोरा चावल मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में असम में उगाई जाती है। सारे पॉइंट आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के विषय महत्वपूर्ण होने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? बताइए, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? बताइए, गेहूं, चना, कपास, मटर। गेहूं, चना, मटर जो है रबी फसल है। ठीक, खरीफ फसल आपका जो है कपास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कपास। चलिए जानते हैं।
खरीफ फसल जो है भारत में वर्षा ऋतु आमतौर पे जून से सितंबर तक होती है, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसल उगाए जाते हैं। और रबी फसल जो है आमतौर पे अक्टूबर से जून तक के महीना में होती है, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी उगाए जाते हैं। तो सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन ए खरबूजा, ऑप्शन बी खीरा, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से एक कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे के सारे जो है जायद फसल है जो कि जायद मौसम में उगाए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्लोथ एक औसत आयु कितना होती है बताइए? स्लोथ को जो है औसत आयु कितनी होती है? 40 ईयर, 50 ईयर, 20 ईयर या 70 ईयर? तो स्लोथ का जो आयु होता है औसत 40 ईयर का होता है। 40 साल जो है लगभग स्लोथ जीता है। और ये जो है 17 घंटा उल्टा लटक कर सोते हैं। ठीक सोता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो है जिसी पेड़ पे रहता है स्लोथ, उसी पेड़ का पत्तियां खाती है और स्वच्छ के लिए सप्ताह में एक बार नीचे उतरती है। तो सारे पॉइंट जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बिहार स्टेट टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। स्टेट एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे हो रहे हैं। तो आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून भारत में अधिकांश वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है बताइए? उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून और पूर्वी एशिया मानसून। इस प्रकार अपना जो भारत है और सबसे उत्तरी और पूर्वी मानसून यहाँ से इधर की ओर आती है, तो यहाँ पे एंट्री लेती है। तो सबसे ज्यादा जो है इस क्षेत्र में बारिश होती है। ठीक, तो इसीलिए उत्तर पूर्व जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व मानसून सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था बताइए? अनुग्रह नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र प्रसाद। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ये भी प्रश्न जो है बिहार स्टेट में पूछा गया है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिंह, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ठीक, चलिए जानते हैं इसकी विशेषता भी कुछ। बिहार में स्वराज दल की एक शाखा है जो कि 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी। हालांकि बिहार में इसका ज्यादा प्रभाव या असर नहीं हुआ। इसके कारण साइमन कमीशन को बहिष्कार के नेतृत्व में अनुग्रह नारायण सिंह जो है बहिष्कार कर दिया गया। यही प्रश्न था। तो आप लोग जो है इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है बताइए? ऑप्शन ए शेखपुरा, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेखपुरा। शेखपुरा में जो है सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगा अनुपात क्या था बताइए? 993, 916 या 918 या 925। तो बिहार में जो है 2011 जनगणना के अनुसार जो है पर 1000 पुरुष पे जो है 918 महिला हुआ करता था। ठीक ना? ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। 1000 पे 918 लड़कियां या महिलाएं।
तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 918। चलिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या के परसेंटेज अगर लगभग जो हम बातें करें तो 8.60% कुल जनसंख्या की दृष्टि से जो देश की तीसरा स्थान है। परसेंटेज में अगर पूछे तो 8.60% है भारत का कुल जनसंख्या का बिहार का हिस्सा, और देश में जो कि तीसरे स्थान पे बिहार आते हैं। जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम न्यूनतम जिला अगर पूछे तो शेखपुरा है, जिसका लिंगानुपात 918 है। पर 1000 महिला पे पर 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं। और राज्य के कुल जनसंख्या में जो है पुरुषों की जनसंख्या जो है इतना है और महिलाओं का जनसंख्या इतना है। इस प्रकार सारे पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था? बताइए। अब ये बताए थे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय जो है चौकीदारी कर को विरोध किया और कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक की जो है चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में जो है IMF का मुख्यालय है। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगे होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना चैनल है लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।